हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का पूरा सीरीज लेकर आ रहे हैं यार। तो इसमें हम एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल्स पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। 2 स्टेजेस में करेंगे बेटा। फर्स्ट स्टेज में हम एनसीईआरटी बुक से, जो कि हमारी बेसिक बुक है, उसके सारे क्वेश्चंस अब कवर अप करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेज में फिर हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक बुक आती है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहते हैं, जिसमें बेटा सिर्फ न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस ही होती हैं। एक तो होगी आपकी एनसीईआरटी बुक, वो बेसिक बुक है। उसके अलावा थोड़ा लेवल अप करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है। तो फर्स्ट स्टेज में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। नेक्स्ट स्टेज में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी कवर अप करेंगे। तो एनसीईआरटी बेटा कंप्लीट हमने आपको धीरे धीरे करके करवा देनी है, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर आपका 10th क्लास में, जैसे कि आप जानते हो, कौन सा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट ओवरऑल चैप्टर का नाम है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो एनसीईआरटी बुक में बेटा अगर हम देखते हैं, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे बुक, उसमें क्वेश्चंस इकट्ठी है सारे के सारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के, लेकिन हम सेग्रीगेट कर रिफ्लेक्शंस के पहले कवर अप कराएंगे और रिफ्रैक्शन के बाद में कवर अप कराएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना लाइट, जिसके 2 पार्ट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन हम पहले करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन के नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक से, फिर रिफ्लेक्शन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के कर लेंगे। रिफ्लेक्शन कवर अप होने के बाद फिर रिफ्रैक्शन के पहले एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं जी हम? वी आर गोइंग टू डू लाइट। ओके, अब लाइट के 2 पार्ट है, कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेज में हमने इसका क्या कवर अप करना है जी? कौन सा पार्ट? रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम द रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ योर चैप्टर लाइट। ओके जी, पहले हम करेंगे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। एग्जाम्पलर क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ लेवल अप के होंगे, पहले बेसिक हो जाए, उसके बाद फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी कर लिए जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन के बेटा अगर हम क्वेश्चन करने लगे तो आपको पता होगा एनसीईआरटी बुक में बीच बीच में क्या दिए होते हैं, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन यार कभी कभी उन इजी में से भी कोई आ ही जाता है। तो हमने आपको बोल रखा है एनसीईआरटी बुक पूरी तरह से कवर अप करनी है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, टेक्स्ट पढ़ना है उसका, क्योंकि आपका सारा का सारा एग्जाम, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री पार्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी पार्ट हो, आना कहां से? एनसीईआरटी बुक से ही आना है। ओके जी, तो हम इसके इंटेक्स्ट भी करेंगे, बीच में कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए होते हैं वो भी कवर अप करेंगे, और उसके बाद बैक एक्सरसाइज जो होती है उसके क्वेश्चंस भी कवर अप कर लेंगे। तो पहले हम कौन से कवर अप करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन के। चैप्टर में सारे के सारे इकट्ठे दे रखे हैं बेटा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के। जो बैक एक्सरसाइज में ना मिक्स्ड है, लेकिन हम उसके पहले रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन जो है वो निकालकर कवर अप करेंगे। तो यार टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन पार्ट में, तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा, वैसे आपको पता ही है कुछ भी नहीं है, इजी सा चैप्टर है, रिकैप कर लेते हैं। तो अगर मैं रिकैप की बात करूं तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली मिरर्स पढ़ रहे हैं। मिरर्स बहुत तरह के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स, कनकेव, लेकिन हमने एज पर सिलेबस सिर्फ कवर अप क्या किया है? आपका प्लेन मिरर ज्यादा कवर अप नहीं किया, हमने कवर अप किया है, अगर हम बेसिक सिलेबस की बात करें तो उसके हिसाब से कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ओके जी, तो मिरर्स में बेसिकली इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के होंगे 6 डायग्राम्स होते हैं आपके पास, 6 बेसिक डायग्राम्स, कब रियल बननी है, कब वर्चुअल बननी है, कब इन्वर्टेड बननी है। तो होप ये चीजें तो आपको क्लियर होंगी। उसके बाद हमने क्या किया? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर भी किए। उसके 2 ही बेसिक डायग्राम आते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा इमेज के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज पड़ता नहीं है। उसके अलावा बेटा जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? साइन कन्वेंशंस की। तो न्यूमेरिकल्स में जी हमें साइन कन्वेंशंस की भी जरूरत पड़ेगी कि कब किस चीज को पॉजिटिव लेना है, कब किस चीज को नेगेटिव लेना है। आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो यहां पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके बीच में अपने आप कवर अप करेंगे। ओके, उसके बाद फिर साइन कन्वेंशन के बाद मिरर फार्मूला है। जब न्यूमेरिकल्स में मिरर फार्मूला तो आपका यूज होना ही होना है। देन मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला है, पता ही होगा आपको। मिरर फार्मूला क्या है जी आपका? मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है जी आपका? m इज इक्वल टू माइनस v बाय u, और मिरर फार्मूला कौन सा यूज करना है हमने? 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f। इसमें सब सिंबल्स के अपने वही यूजुअल मीनिंग है, आपको पता ही है किस चीज का क्या मीनिंग है, तो उसको एक्सप्लेन करने की अब हमें जरूरत है नहीं है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज होगा, मिरर फार्मूला यूज होगा, साइन कन्वेंशन यूज होंगे, बाकी जो आपने इमेज फॉर्मेशन बेटा पढ़ रखी है वो तो यूज होनी है। ओके जी, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। बहुत इजी क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ काम के क्वेश्चन भी आएंगे, सब कुछ ही कवर अप करना है बेटा। इजी डिफिकल्ट सब कुछ ही होता है। वैसे भी अभी हम एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं तो बेसिक लेवल पर चल रहे हैं। ओके, बेसिक भी जरूरी है। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी नहीं हो सकता, बट
एग्जाम में सब तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपको प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन पूछ ली गई है तो उसमें अब ये नहीं है कि इजी हमने करना नहीं है, अब पूछा गया है तो हम इसको याद भी करेंगे। तो क्या डेफिनेशन इसकी है? इट इज ए पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। कहां पर है जी? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर पे एक पॉइंट है such that the rays incident on the mirror parallel to the principal axis after reflection actually meet at this point or appear to come from it। देखो भाई, फोकस की कनकेव मिरर में डेफिनेशन कुछ और हो जाती है और कन्वेक्स मिरर में कुछ और हो जाती है। कन्वेक्स मिरर में अपीयर्स वर्ड यूज होगा और कनकेव मिरर में एक्चुअली वहां पे मीट कर रही होगी। तो एक बार फिर से देख सकते हैं हम, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पर है ये? पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल axis of the mirror such that the rays incident on the mirror parallel to the principal axis after reflection actually meets। ये कौन सा मिरर है जी? आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बीच में इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जहां पर की पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली क्या करती हैं? मीट करती हैं। तो इट इज प्रिंसिपल फोकस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर सच दैट द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल, जो पैरेलल जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट दिस पॉइंट। अगर कनकेव मिरर होगा तो हम कहेंगे मीट एट दिस पॉइंट। लेकिन बेटा अगर ये कैसा होता कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में ये मीट नहीं करती हैं, दे अपीयर टू कम फ्रॉम। तभी कन्वेक्स मिरर के लिए क्या लिखा हुआ है? अपीयर टू कम फ्रॉम। ये पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट होके तो ये इधर को गई, डाइवर्जिंग मिरर होता है ये, ठीक है, इधर को होना चाहिए था। तो रिफ्लेक्ट होकर बेटा पैरेलल रेज जाएंगी तो बाहर को, बट दे विल अपीयर टू, पीछे एक्सटेंड करोगे तो दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, सीधी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो ही जाना चाहिए था, होपफुली आप कर ही लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से है, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन पूछी गई है, किसी और चीज की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब इसके लिए बेटा आपको रिलेशन पता होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि यहां पे कहीं पे फोकस है और यहां पर कहीं पर इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये चीज क्या है? ये आपकी फोकल लेंथ और ये चीज क्या है? ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वैसे डायग्राम की इसमें जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आर कितना दे रखा है? इट इज 20 सेंटीमीटर। मांगी क्या है इसने? फोकल लेंथ। आप देख रहे हो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की बिल्कुल क्या होती है? हाफ होती है जी। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए 20 सेंटीमीटर क्या दे रखा था इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसलिए बेटा इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हो गया। ये आ गया आपका डायग्राम कि जो F और C मैंने इसी में बना दिया कि F और C सेम डिस्टेंस पे होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए फिर कितनी आ जाएगी फोकल लेंथ की? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। किसी को ये क्वेश्चन बहुत इजी लग सकता है, लेकिन भाई इजी डिफिकल्ट सब करने हैं। अगला क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन में से है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक आप देखोगे ना तो उसमें 4 इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पे रहा नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। ऐसा मिरर चाहिए जो इरेक्ट एज वेल एज एनलार्ज इमेज दे, इरेक्ट भी दे और एनलार्ज भी दे। याद करो आपके पास कई तरह के क्या होते हैं? डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। ये जो आपके 6 केसेस हैं, ये किसके हैं जी? कनकेव मिरर के 6 केसेस हैं। आपको पता है कि सबसे पहला वाला केस F और C के बीच में पड़ा होता है, सेकंड वाला केस फोकस पे। तो हमने कौन सी मिरर चेक करनी है? इरेक्ट। अच्छा, 2 डायग्राम हमारे पास किसके होते हैं? कन्वेक्स के भी होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर हम लोग जब कनकेव कन्वेक्स पढ़ते हैं तो ये 8 ही डायग्राम है हमारे पास। इमेज कैसी चाहिए? नेम द मिरर बोला, इमेज कैसी चाहिए? इरेक्ट चाहिए। अब इरेक्ट तो देखो इस केस में भी है, ठीक है, इरेक्ट इस केस में भी है, इरेक्ट इस केस में भी है। 2 ही केसेस है जहां पे इमेज क्या मिल रही है? हमें इरेक्ट मिल रही है। बाकी ये सारे के सारे केसेस कैसे हैं? इन्वर्टेड इमेजेस वाले होते हैं। तो देखो एक इरेक्ट वाला कनकेव का केस आ रहा है, एक इरेक्ट वाला कौन सा आ रहा है? कन्वेक्स का आ रहा है। वैसे आपका एक प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर भी इरेक्ट इमेज देता है। तो पहला पॉइंट तो ये है, उसने इरेक्ट मांगी है। तो इरेक्ट तो देखो तीनों ही दे सकते हैं, कनकेव भी दे सकता है इस केस में, कन्वेक्स में भी हमने देख लिया। ये इसकी इमेज बन रही है बेटा, कैसी बन रही है?
इरेक्ट बन रही है, और प्लेन भी इरेक्ट ही देता है, लेकिन साथ में क्या बोला है उसने, एनलार्ज। तो प्लेन मिरर इरेक्ट तो देता है लेकिन एनलार्ज नहीं। प्लेन मिरर कैसी बनाता है, सेम साइज की मिरर इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर रिजेक्ट हो गया भैया। तीन तरह के मिरर थे, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स। इरेक्ट चाहिए, इरेक्ट तो देखो तीन भी बना सकते हैं, लेकिन इरेक्ट के साथ साथ क्या चाहिए, एनलार्ज भी चाहिए, तो इसलिए प्लेन रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं इस पे, कन्वेक्स पे। कन्वेक्स इरेक्ट तो बनाता है बट इट फॉर्म्स ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज। कैसी इमेज बनाता है ये, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड इमेज बनाता है इसलिए बेटा इसको भी क्या करेंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इरेक्ट भी चाहिए, एनलार्ज भी चाहिए। इरेक्ट और एनलार्ज सिर्फ कौन बना सकता है, कनकेव ही बना सकता है। फर्स्ट केस जब हम कनकेव में ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखते हैं, इट फॉर्म्स एनलार्ज एज वेल एज इरेक्ट इमेज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया जी, नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एज वेल एज एनलार्ज। तो इसका डेटा आंसर जो हमें देना होगा दैट विल बी कनकेव मिरर। सिर्फ कनकेव मिरर ही ऐसा कर सकता है। ओके, होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी इंडेक्स क्वेश्चन ही है बेटा। इंडेक्स में मैंने बोला 4 दे रखे हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कौन सा व्यू मिरर भैया, रियर व्यू मिरर। देखो जो व्हीकल्स है ना, व्हीकल्स में चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उनमें एक साइड व्यू मिरर होता है, ठीक है, जिसको हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। अच्छा, रियर का मतलब तो होता है पीछे, पीछे देखने वाला मिरर। अब जो आपको 2 व्हीलर होगा उसमें तो देखो रियर व्यू मिरर साइड पे लगे होते हैं, लेकिन जो 4 व्हीलर्स होते हैं ना उसमें रियर व्यू मिरर साइड पे भी है और बीच में भी होता है। तो दोनों अलग अलग तरह के होते हैं बेटा। अगर तुम बात करें रियर व्यू मिरर्स की, तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं कार या किसी भी 4 व्हीलर की बात करता हूं तो उसके बीच में ये लगा होता है और साइड्स पे ये लगे होते हैं। ओके, जो आपका ये मिरर है, ये वाला रियर व्यू मिरर, दोनों ही वैसे बेसिकली क्या है, रियर व्यू मिरर ही हैं। रियर का मतलब तो होता है पीछे देखने वाला, लेकिन जो कार के अंदर लगा हुआ है ये बेसिकली कौन सा होता है, इट इज प्लेन मिरर। और जो साइड वाला होता है वो कैसा होता है, इट इज कन्वेक्स। साइड वाले कन्वेक्स है भाई, और जो बीच वाला है वो कैसा है, प्लेन होता है। ये हमें लगभग पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लगभग सेम साइज पर ही और सेम दूरी पर ही दिखाता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस एंड ऑलमोस्ट सेम साइज की दिखा देता है। लेकिन ये जो साइड व्यू मिरर है ना, ये आपका पूरा वाइड व्यू देता है। पूरी सड़क पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर देगा, मतलब दिखा देगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछने का वैसे मतलब है ना, वो साइड व्यू मिरर की ही बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे ये वाला तो कौन सा होता है, प्लेन होता है, लेकिन इसमें वो पर्टिकुलरली कौन से वाले की बात कर रहा है, वो साइड वाले की बात कर रहा है। तो व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। बात को समझो, रियर व्यू तो दोनों ही हो गए, लेकिन उसने इसकी बात की है कि ये वाला कन्वेक्स ही क्यों होता है, इसी को वो रियर व्यू बोल रहा है। ये भी वैसे तो क्या है, रियर व्यू मिरर ही होता है। अब यहां पे कंफ्यूजन होगी ना, तो इसलिए हमने दोनों ही आपको शो कर दिए हैं, दोनों ही रियर व्यू। रियर का मतलब तो पीछे देखने वाला है, इसको वैसे बेसिकली क्या कहना चाहिए, साइड व्यू मिरर कहना चाहिए। तो व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर, उसने नाम ही दे दिया एज ए रियर व्यू मिरर, मतलब इसकी बात कर रहा है। अब इसको क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इसने हमेशा डिमिनिश्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसी इमेज बनानी है, इरेक्ट। ओके जी, तो कन्वेक्स हमेशा बनाता है इरेक्ट। अब इरेक्ट से हमें क्या फायदा है भाई, पीछे देखना है। अगर कनकेव लगा दोगे तो गाड़ियां उल्टी दिखनी शुरू हो जाएंगी, पंगा पड़ जाएगा, पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कनकेव के केसेस में क्या है कि जब पोजीशन चेंज होगी ऑब्जेक्ट की तो इमेज इन्वर्टेड हो रही है, और कभी कभी एक केस में हमने देखा इरेक्ट भी होती है। तो कनकेव तो भूल के भी नहीं लगेगा, वो तो मामला ही क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इरेक्ट ही होनी चाहिए। ओके, कनकेव को छोड़ दो। अब इरेक्ट के साथ साथ मैंने छोटी करके दिखाता है ना, तो छोटी करके दिखाने से क्या होता है कि वो ज्यादा चीजों को कवर अप कर लेता है। ज्यादा चीजों को कवर अप करेगा तो ज्यादा व्यू दिखा देगा। साइड से देखोगे रोड पे जितनी भी गाड़ियां आ रही होंगी ना, वो सारी की सारी दिखा देगा। तो मेन रीजन क्या है इसका, इट गिव डिमिनिश्ड इमेज एंड इरेक्ट इमेज। तो व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इसका जो एग्जैक्ट आंसर अगर मैं दूंगा तो दैट विल बी बिकॉज कन्वेक्स मिरर हैज वाइड फील्ड ऑफ व्यू। इसका फील्ड ऑफ व्यू लार्जर होता है, क्योंकि
डिमिनिश इमेज बनाता है, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, लार्जर होता है। मोर एवर इट गिव्स ऑलवेज इरेक्ट इमेज, ये हमेशा इरेक्ट इमेज ही देता है। एंड एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ फिर इसका, इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज लार्जर। इरेक्ट तो प्लेन भी दे देगा, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है जी, लार्ज होता है। लेकिन हमने बात की रियर व्यू अगर वर्ड यूज करोगे तो प्लेन भी फिर रियर व्यू के रूप में यूज होता है, जो अंदर यूज हो रहा है वो प्लेन ही है। ओके जी, तो एग्जैक्ट आंसर क्या था, बिकॉज इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज। फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होने का कारण क्या है, इमेज कैसी देनी है इसने, डिमिनिश देनी है। ओके जी, ये अब कार के अंदर वाला रियर व्यू मिरर, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपका है इट इज रियर व्यू मिरर। ठीक है, ये मैंने अपनी यार आते आते गाड़ी से फोटो खींची, तो ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है, ये रियर व्यू मिरर है। ये पीछे वाले जो विंड स्क्रीन होता है उसमें से इसने दिखा दिया। अब इसमें जो ऑटो आ रहा है ना यार, ये जितनी दूरी पे था ये उतनी ही दूरी पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसने ज्यादा वाइड नहीं ले पाएगा बस। ओके, तो जहां पर है उतनी दूरी पे, मतलब अगर सही अंदाजा लेना है कि पीछे वाली गाड़ी कहां पर आ रही है तो कहां देखना चाहिए भाई, बीच वाले मिरर में देखना चाहिए। ओके, और ये है हमारा साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर में क्योंकि ये कन्वेक्स है, इसका फील्ड ऑफ व्यू काफी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो रीजन क्या था जी, क्वेश्चन का तो आंसर हमने दे दिया, ठीक है, लेकिन समझ भी तो होनी चाहिए ना। तो क्वेश्चन का आंसर तो सीधा ये था, बिकॉज कन्वेक्स हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, बिकॉज इट हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो ये चार बेटा कौन से थे आपके, इंडेक्स क्वेश्चन थे। उसके बाद कुछ है आपके सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है, दो आपके क्या है सॉल्व एग्जांपल्स में। एक 9 रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं ना बेटा, पहले हमने रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन कवर अप करा देने हैं, तो इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व एग्जांपल है, दो है मेरे ख्याल से यहाँ पर, एक 9.1 एक 9.2 है। तो कन्वेक्स मिरर क्वेश्चन को देखो, कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू, यहाँ पे बेटा साइन कन्वेंशन वगैरह सब कुछ अब यूज होने वाला है तुम्हारा। तो कह रहा है कन्वेक्स मिरर, पहली बात किसकी बात कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर की, यूज फॉर रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ओके, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया, 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, बेटा बस का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, दैट मींस हमें u कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। सब कुछ ऐसे सिस्टम में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 मीटर दे रखा है फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। एक तो क्या चाहिए, पोजीशन, एक क्या चाहिए, नेचर, एक क्या चाहिए भैया, साइज चाहिए। ओके जी, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, तो नेचर तो सीधे क्या आ गया, वर्चुअल। ओके जी, कन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, इसलिए नेचर में तो क्या आ जाएगा आपका, वर्चुअल आ गया। ओके, अब आता है साइज और पोजीशन, उसके लिए फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा भाई, फार्मूला लगा देते हैं। अगर मैं इसमें फार्मूला लगाता हूं तो बेटा v हमने फाइंड करना है। ओके, न्यूमेरिकल करने का सबसे पहले बेसिक रूल क्या है फिर आपके पास, कि यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन द गिवन क्वांटिटीज, उसके बाद क्या फाइंड करना है और उसके बाद कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला तो एक ही है फिर हमारे पास, मिरर फार्मूला, तो यूजिंग क्या लिखेंगे, 1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल टू 1 by f। फाइंड क्या करना है, v, तो यहां पर यार हम 1 by v इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 1 by f माइनस 1 by u। इसके बाद इसकी क्या पुट करनी है जी, हमने वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा कन्वेक्स था, साइन कन्वेंशन अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इट इज कन्वेक्स। साइन कन्वेंशन आपको करा रखी है कि कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा क्या लेनी होती है, पॉजिटिव लेनी होती है। कन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर हमें f की जरूरत है, लेकिन इसने क्या दे रखा है, r दे रखा है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, f निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, r/2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3/2 मीटर। इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, क्योंकि r पॉजिटिव था तो f भी क्या आ जाना बेटा, इसका फिर पॉजिटिव ही आ जाना। ओके, तो हमने u जो है साइन कन्वेंशन में बता रखा है कि u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन ऑलवेज नेगेटिव। u को हमेशा क्या लेना है, हमने नेगेटिव लेना है। तो प्लस और माइनस का ही खेल है यहाँ, अगर प्लस और माइनस सही रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 by v इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u, यहां से सॉल्व करोगे बेटा 1 by v इज इक्वल टू 1 by f। f कितना है, 3/2, तो 3 मैंने नीचे लिखा, 2 मेरा ऊपर चले गया। ओके, माइनस 1 by u, u की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -5, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो गए बेटा। तो देयरफॉर 1 by v
किसके इक्वल आ गया जी 2/3 प्लस 1/5, इसको सॉल्व करते हैं यार, तो 1/v किसके इक्वल आ गया, यहां पे 15 क्या ले लिया जी हमने, एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 10 प्लस ये कितना आ जाएगा जी, यहां पे 5 आ गया, यहां पे क्या आना चाहिए फिर 3 आना चाहिए, ठीक है, तो 5 3 जा 15, ये बन गया 13 डिवाइडेड बाय 15, ये बन जाएगा बेटा v इज इक्वल टू, ये उल्टा करना पड़ेगा, 1/v 13/15 है, तो v किसके इक्वल आ गया जी 15 डिवाइडेड बाय 13, तो इसको सॉल्व कर लो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा जी आपका 15 डिवाइडेड बाय, अगर इसको क्या करते हैं 13 करें तो इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 13, तो 15 डिवाइडेड बाय 13 आ गया 1.153, तो 1.15 ले लेंगे बेटा, इसको राउंड ऑफ करके क्या ले लेंगे 1.15, तो इट विल बी इक्वल टू 1.15, सब कुछ मीटर में दे रखा था, तो आंसर भी किसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, तो ये क्या होगी बेटा इसकी पोजीशन, v का मतलब पोजीशन ही होता है ना, तो ये इसकी क्या होगी पोजीशन होगी कि कितनी दूरी पे इमेज बन रही है 1.15 मीटर पे बन रही है, और क्या बोल रहा है साइज, और क्या बोला जा रहा है जी साइज, तो साइज के लिए फिर बेटा हमारे पास क्या लगेगा, इसने ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा था, कन्वेक्स मिरर यूज्ड टू रियर व्यू मिरर 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, पोजीशन नेचर एंड साइज, देखो ऑब्जेक्ट का साइज तो दे नहीं रखा, तो बस हम ये बता पाएंगे कि इतने टाइम्स हो जाएगी, मतलब इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी या इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, बस इतने बता पाएंगे, अगर बेटा ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा होता तो इमेज का साइज हम एग्जैक्टली ही बता देते, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, नाउ मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है जी, इट विल बी इक्वल टू -v/u, मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू h2/h1, ये भी किसके इक्वल हो गई -v/u, दैट मींस साइज ऑफ इमेज का मतलब h2 निकालना होता है बेटा -v/u, साथ में क्या हो गया h1, यहां से चेक कर सकते हो h2 किसके इक्वल आ गया जी -v/u, v कितना निकला अपना 1.153 था, वैसे चेक किया था, नीचे बेटा -v/u, v हमारा पॉजिटिव आया था और u कितना दे रखा था, इट वाज -5, तो यहां पे क्या पुट कर दिया हमने -5, यहां पर क्या आ गया h1, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो h2 will be equal to 1.15 divided by 5 times h1, it will be 1.153, तो आया था ना अपना, तो 1.153 divided by 5 था अपने पास, तो हो जाएगा 0.306, it will be 0.306, तो 0.306 times of h1, approximately जो h2 है बेटा it will be 0.31 times of h1, तो बात को समझो, कन्वेक्स मिरर था, अभी अपनी डिस्कशन चल रही थी, इमेज को छोटा कर रखे तो उसने दिखाना था, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कितना छोटा कर रहा है 0.3 टाइम्स कर रहा है, 1/3 के करीब उसको कर रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया इसका क्वेश्चन का, कि हम उसने बोला था व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन आ गई 1.15 मीटर, नेचर हमने पहले बता दिया वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, नेचर के बारे में तो वैसे कन्वेक्स के बारे में पता है, तो वर्चुअल बनाएगा, एक इरेक्ट बनाएगा, दूसरी कौन सी बनाएगा डिमिनिश्ड बनाएगा, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, और साइज के बारे में फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि जी इट विल बी 0.3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट विल बी 0.3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल 9.2, ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, इस पर बेटा उसने ऑब्जेक्ट का क्या दे रखा है साइज दे रखा है, तो हमने बोला गिवन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को h1 कह देते हैं, इस बार सब कुछ किसमें दे रहा है भाई सेंटीमीटर में दे रहा है, ओके, तो क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं जी, ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, पहली बात मिरर कौन सा कनकेव, कहां पे पड़ा है 25 सेंटीमीटर पर, ये u हो गया, u हमेशा कैसे लेना होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेना होता है, तो 25 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, साइज का कितना इसका 4 सेंटीमीटर, ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मिरर से कितनी दूरी पे स्क्रीन को रखें, भैया स्क्रीन पे क्या बनती है इमेज बनती है, यानी फाइंड क्या करना है बेसिकली आपको v फाइंड करना है, बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड v,
Okay, so at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature, size of the image. ठीक है, पोजीशन बोल तो निकालनी थी. एट व्हाट डिस्टेंस मतलब पोजीशन, साथ में नेचर और साइज भी निकालना है. पहली बात तो समझो, कौन सा मिरर? कनकेव, राइट? कनकेव है. फोकल लेंथ दे रखी है इसकी कि नहीं दे रखी? ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइड इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15. ओके, दे रखी है बेटा. फोकल लेंथ तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर. मिरर कौन सा? कनकेव. अगर कनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ कैसे लेनी होती है? हमेशा नेगेटिव. तो कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव. पिछला कन्वेक्स था, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी. ये कनकेव है, इसकी फोकल लेंथ कैसे लेनी है? हमने नेगेटिव लेनी है. ओके, 4 - 25 v फाइंड करना है. f दे रखा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. हमने क्या यूज करना है? अगेन मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f. ओके, अगेन v फाइंड करना है. ये बन गया 1/f - 1/u. अगेन v फाइंड करना है 1/f. f कितना दे रखा था भैया? -15 माइनस u कितना दे रखा है? -25. प्लस कर दूंगा और 25. देखो बेटा 25 यहां पे -25 पुट किया ना, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया. ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगर इसको क्या करें जी? सॉल्व, तो इट विल बी 1/v = एलसीएम ले लेते हैं इसका. एलसीएम मैंने 25 × 15 ही ले लिया. चलो ठीक है. यहां पर कितना आ जाएगा? -25. यहां पे कितना आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा. ओके, अब देख लेना भैया, मैथ्स है, हिसाब लगा लेना. -25 + 15 कितना बचेगा भाई? इट विल बी -10. नीचे कितना आ गया? 15 × 25. ओके, 5 2 जा 5 3 जा कितना बन गया जी? -2/75. ओके जी, तो इट विल बी v कितना आ रहा है जी? -75 डिवाइडेड बाय 2. -75 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा? करके देख लो जी. ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 1 बच गया, 15 हो गया 7. ठीक है, 37.4. आंसर किसमें आया? सेंटीमीटर में. और आंसर कैसा आया? नेगेटिव. तो आंसर इज 37.4 सेंटीमीटर. भी कैलकुलेशन करके देख लेना, मैथ्स वाला कमजोर है. अब एक चीज चेक करते हैं, हमें कंफर्मेशन करनी है कि हमारा आंसर या सही आ रहा है कि बिल्कुल गड़बड़ तो नहीं हो गया. तो हम देखें जरा, फोकल लेंथ कितनी थी यार? फोकल लेंथ 15 थी. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है? 25 पे पड़ा हुआ है. समझो बात को. फोकल लेंथ है 15, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना था? 30 होना था. लेकिन कहां पे पड़ा हुआ है? 50 पे. तो अगर मैं इसको याद करूं तो ये 15 से तो दूर है लेकिन 30 से कम है. तो कहां पे पड़ा हुआ है? ये बिटवीन f एंड c पड़ा हुआ है. बिटवीन f एंड c. अगर ये बिटवीन f एंड c है तो इमेज कहां बननी चाहिए थी? बियॉन्ड c. बियॉन्ड c का मतलब 30 से भी दूर. r कितना था? 30. तो c 30 पे हुआ. 30 से भी दूर. तो जाहिर सी बात है, अगर ये 30 से भी दूर है बेटा, तो 30 से ज्यादा आंसर आना चाहिए था. 30 से तो अपना क्या आ रहा है? ज्यादा ही आ रहा है. 75 डिवाइडेड बाय 2, तो अपना कितना आ गया था? 37.4 आ गया. ठीक है जी. तो इट 37.4 ही आएगा ना यार? एक बार करके देखें कैलकुलेटर से. ओके, यार डाउट आ रहा है? क्या आ रहा था अपना? 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 37.5. तो कितना आ गया जी? 37.5. हाँ यार, मैं भी कहूं गड़बड़ सा क्यों हो रहा है? 37.4 नहीं, पूरा पूरा कितना आना था? 37.5 आना था. ओके, तो इट इज 37.5. तो आंसर आ गया 37.5. तो बेटा पहली बात सोचो, इसमें क्या होता है कि हमें चेक पता लग जाता है कि हमारा आंसर गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है. जैसे हमें अंदाजा लग गया कि 30 से ज्यादा आना चाहिए तो सही है, 30 से तो ज्यादा ही आना चाहिए था. 37.5 आ गया. कई बार माइनस प्लस की गड़बड़ होगी तो आंसर गलत आ जाता है. तो कंफर्मेशन हो रही है कि ठीक है, ओके है. ऊपर से इमेज कैसी बननी चाहिए? रियल बनती है. बियॉन्ड सी बनती है. तो रियल में फिर v कैसा आता है? नेगेटिव आता है. नेगेटिव ही आ रहा है. 37.5 आ रहा है. तो अभी तक की हमारी कंफर्मेशन मिल रही है कि ठीक है, आंसर हमारा सही आ रहा है. ठीक है जी. अब इसने एक चीज बेटा यहां पर और मांग रखी है, तो हमारी v तो निकल गई. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो इस पार्ट का आंसर तो हमारा कितना आ गया? 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर. नेगेटिव आना है, उसी साइड पे बनना होगा.
ठीक है, रियल इमेज बनी है। फाइंड द नेचर, नेचर के बारे में वैसे ही बोल दिया, कैसी है भैया, रियल है। और कैसी बनती है पहले ही पता है मुझे, क्योंकि बियॉन्ड सी बन रही है, मैग्नीफाइड, ठीक है, रियल है, मैग्नीफाइड है, और एक और चीज हमें पता होनी चाहिए यार, इट शुड बी इन्वर्टेड। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इस बार हमें ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा था, तो इमेज का साइज हम एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इमेज का साइज हम एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जी हमारे पास एक और फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल बेटा, माइनस वी डिवाइडेड बाय यू के इक्वल। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू, अभी अभी हमने चेक किया है कि मैग्निफिकेशन वी कितना आया, माइनस 37.5 आ गया था, और u इस क्वेश्चन में कितना दे रखा था, मेरे ख्याल से 25 दे रखा था। तो इट वाज -25, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई भाई, माइनस आई 37.5 डिवाइडेड बाय 25, तो इट इज 37.5 डिवाइडेड बाय 25। ओके, कैलकुलेटर कहां गया हमारा, तो इट इज 37, क्या चाहिए हमें, इट इज 37.5 डिवाइडेड बाय 25, 37.5 divided by 25, तो it will be 1.5, 37.5 divided by 25, रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 1.5। तो मैग्निफिकेशन आ गई बेटा -1.5, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड है, 1.5 आई है, 1 से बड़ी है, मैग्नीट्यूड इसका 1 से बड़ा है, इसका मतलब इमेज कैसी बनी होगी, मैग्नीफाइड बनी होगी। ओके, मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू h2 by h1, जो कि किसके इक्वल है, -1.5 के इक्वल है। तो यहां से जो h2 है जी, ये किसके इक्वल आ रहा है, -1.5 इंटू h1, h1 कितना दे रखा था, 4 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। कैसी थी ये, रियल थी, कैसी थी ये, इन्वर्टेड थी, कैसी थी ये, मैग्नीफाइड थी, कहां पर बनी थी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 2f, यानी कि कहां बनी थी, बियॉन्ड सी। हमारा आंसर कितना आया था, -37.5 सेंटीमीटर। तो ये थे जी हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद हमारे पास आने हैं भाई बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है एक आधा और, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और भी है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ये तो कुछ भी नहीं है, ये बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही है, बैक एक्सरसाइज पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सबको पता है फोकल लेंथ इज r/2 इक्वल टू 32/2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। कौन सा था, कन्वेक्स था, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। ओके, एक क्वेश्चन और रह गया अभी, ठीक है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। ओके, बोल क्या रहा है जी, कैसा मिरर है, इट इज अ कनकेव मिरर और मैग्निफिकेशन कैसी दी है, 3। ओके, रियल इमेज, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, साथ में स्पेशली क्या वर्ड यूज किया गया है, रियल इमेज। तो बेटा ध्यान देना, जो आपका कनकेव मिरर है वो मैग्नीफाइड 2 बार बनाता है, एक बार वो वर्चुअल बनाता है, एक बार वो रियल बनाता है। जो आपका पहले केस था कि कनकेव बिटवीन P एंड F वाला केस जो है उसमें ये वर्चुअल बनाता है, और उसकी खास बात क्या होती है, इट इज इरेक्ट। जब ये वर्चुअल इमेज बनाएगा कैसी बनाएगा, इरेक्ट। लेकिन जब इसने रियल इमेज बनानी है तो उसके साथ एक और पॉइंट है, इट शुड बी इन्वर्टेड। रियल इमेज बनाएगा तो कैसी बनाएगा, इन्वर्टेड आएगा। पॉइंट समझो, कनकेव है, एनलार्ज बना रहा है, लेकिन साथ में क्या बोला हुआ है, रियल। रियल का मतलब इमेज कैसी बन रही है बेटा, इन्वर्टेड बन रही है, और इन्वर्टेड का मतलब यहां पे क्या लगेगा, -3 लगेगा। देखो मैग्निफिकेशन उसने दे रखी है 3, लेकिन अब उसको +3 ले लोगे तो कुछ और आंसर आएगा, -3 ले लोगे तो कुछ और आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में पॉइंट ही ये था कि आपको +3 लेना चाहिए कि -3 लेना चाहिए। तो हमें क्या लेना चाहिए यहाँ पर, -3 लेना चाहिए, क्योंकि कैसी इमेज थी, रियल है। रियल हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कनकेव 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर पर, और u कितना, 10 सेंटीमीटर दे दिया। ओके जी, फाइंड क्या करना है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज बेटा कहां बनी है, ये चीज बस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है यहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मिरर के केस में इट इज माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, यानी कि मैग्निफिकेशन दे रखी थी कितनी? इट वाज -3 इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। कितना दे रखा है? वैसे तो दे रखा था 10, लेकिन बेटा उसको नेगेटिव लेना होता है, तो इट इज -10। यहां से ये तो यहीं पे प्लस हो जाएंगे, v कितना हो जाएगा? 3 ऊपर आएगा, -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? -30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो बेटा ये मेरे ख्याल से इंडेक्स क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। इसके बाद हमने क्या स्टार्ट करने हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, बैक एक्सरसाइज जो है वो 2 से स्टार्ट इसलिए हो रहा है हमारा, क्योंकि बेटा जो बैक एक्सरसाइज है उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यानी कि मिरर और लेंसेज के क्वेश्चन कंबाइन दे रखे हैं। मैं अभी मिरर के कवर अप करा रहा हूं, तो पहले मिरर के कवर अप कराएंगे, रिफ्रैक्शन होने के बाद हमने लेंसेज के एक बार में करेंगे। ओके, तो लेंस वाले क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के हम नहीं कवर अप करने जा रहे हैं, हम सीधा कौन से कवर अप करेंगे? जो आपके मिरर से रिलेटेड है। ओके जी, तो फर्स्ट शायद लेंस से होगा, इसलिए यहां पर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा था इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल। ओके, कैसा मिरर है? कनकेव है। और कैसी इमेज है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, बड़ी है। कनकेव भैया 6 केस है उसके, वर्चुअल वो पहले केस में बनाता है। बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या मान रहे हैं, लेकिन वर्चुअल उसने सिर्फ फर्स्ट केस में बनानी है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा होता है? बिटवीन P एंड F। ओके, तो मान क्या रहे हैं? वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैसे हमने बोल दिया कहां पे पड़ा होना चाहिए? बिटवीन P एंड F। तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, तो गलत हो गया। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस यानी कि बिटवीन P एंड F। कैसी इमेज बनाई है भैया उसने? कनकेव मिरर है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। तो क्योंकि उसने बेटा सीधा बोल दिया वर्चुअल, बाकी सारी इमेजेस ये भी रियल है। अगला केस भी रियल 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 रियल। 6 केस हैं आपके कनकेव के। फर्स्ट केस में क्या बनती है? वर्चुअल बनती है। तो इसका आंसर बिटवीन P एंड F यानी कि D इसका क्या हो जाता बेटा? आंसर होता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। अब देखो लेंस का यहां पर क्वेश्चन आ गया, पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको बता दूंगा, मिरर तो है ही ना, इसलिए मिरर वाला क्वेश्चन में डाल दिया। कह रहा मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस है, ईच ऑफ फोकल लेंथ -15। दोनों की फोकल लेंथ क्या है? -15। हमने आपको साइन कन्वेंशन में सिखाया हुआ है कि भाई अगर तो कनकेव हुआ नेगेटिव, अगर कन्वेक्स हुआ पॉजिटिव। ये किसके लिए सिखाया है? मिरर के लिए सिखाया है कि अगर कनकेव होगा तो नेगेटिव लेना है, कन्वेक्स होगा तो कैसे ले लेनी है इसकी फोकल लेंथ? पॉजिटिव ले लेनी है। बेटा लेंस में भी यही साइन कन्वेंशन चलेगी, आगे जाकर पढ़ोगे कि अगर लेंस भी फॉर लेंस आल्सो, लेंसेज के लिए भी अगर ये कनकेव है तो क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। और अगर ये कन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। तो क्योंकि एक -15 दे रखी है तो उसने बोला बोथ कनकेव, बोथ कन्वेक्स, मिरर इज कन्वेक्स, बोथ कनकेव। नेगेटिव है तो मतलब कनकेव, भैया नेगेटिव है तो मतलब कनकेव। ये नेगेटिव है ना, दोनों के लिए क्या यूज होना था? कनकेव यूज होना था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, सॉरी, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। जहां पे मर्जी रहो, आपकी इमेज हमेशा क्या होनी चाहिए? इरेक्ट ही होनी चाहिए। The mirror is likely to be, okay, concave mirror 5 केसेस में कैसी बनाता है? इन्वर्टेड बना देता है। तो कनकेव को तो छोड़ दो, उसको सिर्फ क्या चाहिए? इन्वर्टेड चाहिए, सॉरी इरेक्ट ही चाहिए, जहां मर्जी खड़े हो जाओ। कनकेव को तो छोड़ ही दो, ठीक है। ओनली प्लेन, प्लेन के बारे में देखते हैं। प्लेन बेटा कैसी बनाता है? इरेक्ट बताता है, हमेशा क्या बनाता है? इरेक्ट बनाता है। जहां मर्जी खड़े जाओ इरेक्ट बनाता है, और सेम साइज की बनाता है। तो प्लेन होना चाहिए। और ऊपर से बेटा कन्वेक्स भी कैसी बनाता है? प्लेन एज वेल एज कन्वेक्स। दोनों के दोनों हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं ऑलवेज, और हमेशा कैसी बनाते हैं? इरेक्ट ही बनाते हैं। इसलिए बेटा इसका आंसर सही क्या बैठेगा? आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये तो हो गया ना, नो मैटर हाउ। ओके, ये तो अपना हो ही गया था यार, ये मैंने यहां पे लिख दिया था, लेकिन ये अपने डायग्राम भी बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे समझाया जा रहा है जी, डायग्राम के हिसाब से।
तो डायग्राम आपका ये क्या कर रहा है, ये प्लेन मिरर का है बेटा। क्वेश्चन हो गया ये, तो चलो डायग्राम आ गया, इसको दोबारा क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। तो प्लेन ने हमेशा कैसी बनानी है, इरेक्ट ही बनानी है। और हमारा जो सारे के सारे डायग्राम आ गए यहाँ पर, जो आपके कनकेव है, कनकेव 6 केसेस में कैसे बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। क्वेश्चन हो गया यार, यहाँ पे फालतू की फिर से एक्सप्लेनेशन हो रही है। तो कन्वेक्स ने हमेशा कैसी बनानी थी, इरेक्ट। हमारा आंसर हो चुका है इधर प्लेन और कन्वेक्स। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एक दो, ये भी कवर अप करा ही देते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 इसलिए आगे बेटा, रैंडम इसलिए क्योंकि बीच में से हमने लेंस के क्वेश्चन उड़ा दिए हैं। सिर्फ कौन से क्वेश्चन है, बैक एक्सिस के, मिरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भैया हमारी विश है कि हम लोग सिर्फ कैसी बनाएं, इरेक्ट इमेज। ठीक है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर। ओके, फिर वही बात, जो हमारा कनकेव है वो एक ही केस में इरेक्ट बनाता है, फर्स्ट केस में। बाकी सब केसेस में, ये जो पहला केस है यार बिटवीन P एंड F वाला, इसने इसी में इरेक्ट बनानी है, बाकी सब में क्या बनाता है, इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। तो बाकी सब में इसने क्या बनानी है, इन्वर्टेड बनानी है, एक ही में इरेक्ट बनाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज, कहां से, कनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो कह रहा है कि रेंज क्या रखें भैया, बिटवीन P एंड F। F से बाहर कर दोगे तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इसका आंसर तो सीधा ही है कि इट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू 15 सेंटीमीटर। 0 से बड़ा रखना है, 15 से छोटा रखना है। ठीक है, तो आपका जो U है ना, इट शुड बी लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 0। अब 0 से तो बड़ा रखोगे, लेंस के ऊपर चढ़ा के थोड़ी रख दोगे ऑब्जेक्ट। तो लेस देन 15, 15 पे हो गया तो फोकस पे हो गया, इंफिनिटी पे इमेज चले जाएंगे, रियल मानी जाती है। तो इट शुड बी लेस देन 15 ग्रेटर देन 0। और इसने कुछ पूछ लिया यार, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हमने बता दिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर तो पहले केस चल रहा है, फिर बिटवीन P एंड F है, इरेक्ट चाहिए तुम्हें। तो कैसी बननी चाहिए बेटा, इट शुड बी वर्चुअल। नेचर के बारे में यहां लिख देते हैं, कैसी होनी चाहिए, वाइटल लिख दिया हमने। तो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी वर्चुअल। ओके, वर्चुअल। ओके, इरेक्ट भी होती है, ओके, और मैग्नीफाइड भी होती है, बिहाइंड द मिरर होती है। तो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, बिहाइंड द मिरर होती है भाई। ओके जी, मेरे ख्याल से हो गया क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और साइज स्मॉलर देन, वो बता ही दिया कैसी होती है, मैग्नीफाइड। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय दिस, इन दिस केस। तो भैया ये वाला रे डायग्राम पहले वाला बताइए तुम्हें। ठीक है जी, तो फर्स्ट वाला रे डायग्राम आप बना दोगे। होपफुली क्वेश्चन इजी है, हो जा रहे हैं। एग्जाम्पलर एक्सरसाइजेस जब करेंगे ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के, वहां के क्वेश्चन करने में मजा आएगा। वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कर ही जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ अ कार। ओके, मिरर में, हेडलाइट्स में कौन सा यूज होता है, हेडलाइट्स बेटा, मतलब जरूरी नहीं है गाड़ियों की हेडलाइट्स। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन पूछा, नेम द हेडलाइट्स ऑफ ए कार, कार हो जो मर्जी हो, सबकी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट, हेडलाइट में बल्ब लगा होता है यार, पीछे उसके एक ऐसा मिरर लगा होगा जो उसको क्या करे, लाइट को आगे रिफ्लेक्ट करके भेजे। तो मान लो ये आपकी क्या है, गाड़ी की हेडलाइट है। अब बेटा हेडलाइट में बेसिकली तो क्या है, लाइट है, लेकिन बेटा उस लाइट को फोकस करके आगे भी तो भेजना है ना। तो उसको आगे भेजने के लिए जहां पे भी बल्ब लगा होगा पीछे लगा होता है मिरर। अब इसने पूछा है कि कौन सा मिरर, क्या पूछा है जी, कौन सा मिरर यूज होता है। ये आ गई आपकी गाड़ी, गाड़ी में लगी हुई हेडलाइट। अब हमने सामने क्या शो कर दिया आपको, हेडलाइट शो कर दी। हेडलाइट में बेटा यहां पर क्या है, ये बल्ब है, और बल्ब के पीछे ये जो पूरा एरिया है, यहां पे क्या लगा है, इसके पीछे एक मिरर लगा हुआ है। और ये मिरर कैसा होता है, इट इज अ कनकेव मिरर। भाई कनकेव है तभी तो वो रेज को रिफ्लेक्ट करके आगे भेजेगा ना। तो आपका आंसर क्या है, हेडलाइट्स ऑफ अ मिरर के पीछे कौन सा मिरर लगा होता है, आंसर आप क्या दोगे, कनकेव। वैसे ये पूरी तरह से कनकेव नहीं, आगे चलकर पढ़ोगे इट इज पैराबोलिक इन नेचर। आगे चल के पढ़ोगे बेटा कि
पैराबोलिक होता है, कनकेव बढ़िया तरीके से फोकस नहीं कर पाता, तो पैराबोलिक एक अच्छी बीम के रूप में भेजता है। तो जितनी भी सर्चलाइट हेडलाइट्स होती है बेसिकली उनका मिरर तो पैराबोलिक ही होता है। लेकिन अब 10th क्लास में आपने इसका आंसर कनकेव दे दिया तो वो भी ठीक मान लिया जाएगा, पैराबोलिक दोगे वो तो चलो है ही सही है। ओके, तो परफेक्ट आंसर तो पैराबोलिक है। गाड़ियों की हेडलाइट वगैरह जो होती है उनके पीछे कैसा मिरर लगा होता है, पैराबोलिक। लेकिन इसका अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से कनकेव मिरर आप आंसर दे सकते हो। ये जो पीछे मिरर लगा हुआ है ये पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता है, इसको अगर तो ऐसे के रखोगे तो ठीक है कनकेव बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्फेरिकल एब्रेशन का नाम का एक कांसेप्ट होता है, आगे कभी पढ़ोगे उसको रिमूव करने के लिए। तो फिलहाल आपका आंसर कनकेव हो सकता है बेटा। इसका आंसर क्या दे देंगे हम, कनकेव दे देंगे। रीजन क्या है कि यहां पर क्या लगा हुआ है जी, आपका मान लो बल्ब लगा हुआ है। ठीक है जी, ये जो रेज आएंगी पैरेलल आएंगी, ये पैरेलल रेज को उल्टी रेज लगी हुई है रिफ्लेक्ट कर एक बीम के रूप में, यहां से रिफ्लेक्ट कर एक बीम के रूप में आगे फेंकता है। इसलिए गाड़ियों में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा वाला यूज करते हैं हम, कनकेव। तो हेडलाइट्स में कौन सा मिरर बेटा, आंसर आपका आ जाएगा कनकेव। अगली बात साइड व्यू मिरर, वो तो हमने पहले कवर अप कर दिया कि जो साइड व्यू मिरर है वो कौन सा होता है। अगर तो उसने बोला साइड व्यू मिरर तो वो कौन सा आपने बोलना है, कन्वेक्स ही बोलना है। अगर सिर्फ रियर व्यू मिरर बोला है तो रियर तो दोनों ही होते हैं यार, अंदर वाला जो होता है वो प्लेन होता है। ठीक है, ये कन्वेक्स नहीं होता, कैसा होता है, प्लेन होता है। तो सेकंड के आंसर में वैसे आपका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा आप कन्वेक्स ही दो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, आंसर क्या दो, कन्वेक्स दो। वैसे ये जो अंदर लगा होता है ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हो गया, कैसा होता है जी, प्लेन होता है। अब अगली बात है हेडलाइट ऑफ कार हो गया, साइड व्यू मिरर हो गया। अगली बात बेटा सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है। अब पहली बात तो यार हमें पता हो कि अब ये सोलर फर्नेस क्या चीज है। ठीक है, हमें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए ना कि सोलर फर्नेस क्या होता है। यार फर्नेस वर्ड को जाके डिक्शनरी में ढूंढो कि हिंदी में इसका क्या मतलब निकलता है। तो फर्नेस को हिंदी में कहते हैं भट्ठी, आग की भट्ठी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फर्नेस कहते हैं। जिस जगह पर खूब सारी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, भट्ठी कहते हैं। जहां पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में हो रही होती है उसको भट्ठा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो ब्रिक्स बनती है ना, ब्रिक्स ईंटें वगैरह जहां पे बनती हैं उसको क्या कहते हैं, भट्ठा बोलते हैं। कि जी वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करके ईंटों को पकाते हैं। तो फर्नेस वर्ड का मीनिंग समझो, फर्नेस का मतलब आग की भट्ठी, मतलब जहां पर खूब सारी हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो सोलर फर्नेस मतलब जहां पे बेटा खूब सारी हीट क्या करनी है, प्रोड्यूस होनी है। तो फर्नेस का पहले तो मीनिंग क्लियर हो। वैसे अगर यहां पे क्वेश्चन होता सोलर कुकर, तुम्हारा आंसर आ जाता कनकेव मिरर यूज होता है। सोलर कुकर्स में कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है। कि कनकेव मिरर है वो क्या करता है, सन से आने वाली रेज को कलेक्ट करता है और एक जगह पे क्या कर देता है, फोकस करता है। और जहां पे फोकस हो रहा है अगर वहां पर आपने कोई खाना वाना बनाने के लिए कोई खाना वाना रख दिया तो अच्छी तरह मतलब खूब तरह की हीट रेज को फोकस करके एक ही जगह पे भेजना है तो खाना बढ़िया से बन जाएगा। तो ये सोलर कुकर का कंसेप्ट है, आपने पढ़ा हुआ होगा, छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि सोलर कुकर का कैसे यूज होता है। अब उसी कंसेप्ट में उसने क्या डाल दिया, सोलर फर्नेस। भाई ये जो सन से आने वाली रेज है उनको इकट्ठी करके अगर तुम हीट का यूज करके खाना बना लोगे सोलर कुकर के रूप में तो बहुत लार्ज अमाउंट पर आप उन हीट्स को इकट्ठी कर लो तो इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि उसको आप भट्ठी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कि बहुत ज्यादा जहां पर हीट चाहिए हो वहां पर, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में जो लोहे वगैरह जो होता है उसको पिघलाने के लिए जो पूरा कंसेप्ट यूज होता है उसमें भी फर्नेस लगे होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले फर्नेस भी हो सकते हैं, कोयले से चलने वाले फर्नेस भी हो सकते हैं। फिलहाल बात किसकी चल रही है, सोलर फर्नेस की। तो पहले तो पॉइंट क्या बताया बेटा मैंने, व्हाट इज फर्नेस। फर्नेस मतलब जहां पे खूब सारी हीट प्रोड्यूस कर रही है। ओके, सोलर मतलब वो हीट कहां से प्रोड्यूस करनी है, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करनी है। अब सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, प्रोड्यूस तो चलो सूर्य देवता अपने आप उस हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, हमने तो वो जो हीट आ रही है उसको एक पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेट कर यूज कर लेना है। तो जाहिर सी बात है सोलर फर्नेस में भी जो मिरर यूज होगा वो तो फिर कौन सा यूज होगा बेटा, कनकेव ही यूज होगा। तो आंसर तो वैसे इसका क्या आ जाएगा बेटा कि सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर यूज होता है। ओके, ये बेसिक डायग्राम है किसी भी सोलर फर्नेस का, किसी भी सोलर फर्नेस का बेसिक डायग्राम है कि यहां पर पूरी की पूरी एक लड़ी लगी हुई है मिरर्स की।
ठीक है जी। इस जगह पर भी बेटा क्या लगे हुए हैं, खूब सारे मिरर्स लगे हुए हैं। तो ये जो मिरर्स है आपके, ये भी मिरर्स है, सारे के सारे मिरर्स लगे हैं, प्लेन मिरर लगा देते हैं यहां पर। ये सन से आने वाली रेस को सीधा फेंक रही है, और यहां पे एक बहुत ही बड़ा क्या लगा हुआ है, कनकेव मिरर लगा हुआ है, खूब बड़ा कनकेव मिरर लगा हुआ है। और ये कनकेव मिरर जो है इन रेस को कलेक्ट करके इस रीजन में पहुंचा रहा है। और ये जो रीजन है आपका क्या है, फर्नेस। तो जो ओवरऑल जो कंसेप्ट बना, ये क्या बन गया, सोलर फर्नेस। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये 130 फुट ऊंचा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है यहां पर, 130, मतलब ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसे डायग्राम जो है प्रैक्टिकली दिया हुआ डायग्राम है। तो इट इज 130 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है यहां पे 50 के करीब फीट, 59 फीट लिखा हुआ है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ब्लर हुआ पड़ा है। तो इट इज 59 फीट, ओके। यहां पे 63 क्या यूज हुए हैं, मिरर्स यूज हुए हैं। सन की डायरेक्ट रेज आ रही है, इसको कलेक्ट करके यहां पे ये वैसे बेसिकली क्या है, पैराबोलिक क्या है, यहां पर रिफ्लेक्टर्स हैं। तो ये सेंड कर कर यहां पे भेज रहे हैं, यहां से फिर ये इकट्ठे होकर यहां पर आ रहा है। ये भी पैराबोलिक है, प्लेन भी लगा करते हैं। तो इट इज द कांसेप्ट ऑफ सोलर फर्नेस। भाई इससे भी इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि आप इसको फर्नेस के रूप में, भट्टी के रूप में यूज कर सकते हो। और उस हीट से मतलब इंडस्ट्री में फिर जो भी उसका यूज किया जा सकता है, मेटल वेटल पिघलाने के लिए भी यूज कर सकते हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी सोलर फर्नेस का, ठीक है। मतलब गूगल से ली हुई फोटो है भाई। तो सोलर फर्नेस एट ओडिलियो इन द पायरीन्स ओरिएंटल्स, फ्रांस, ठीक है। अब नाम भैया अपने आप पढ़ लेना, सोलर फर्नेस एट द ओडिलियो, ओडिलियो पायरीन्स ओरिएंटल्स, फ्रांस। गूगल से ली हुई फोटो है भाई, तो हमने यूज कर लिया, चलो एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं आपके लिए। तो ये मेरा सोलर फर्नेस का पूरा कंसेप्ट है, ओके। यहां पर फिर से देखो, दिख रहे होंगे आपको कि इस जगह पर ये मिरर्स लगे हुए, देखो ये प्लेन मिरर्स है यहां पर, ठीक है। इस डायग्राम में यहां पे लिखा हुआ था कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, मैंने बोला। तो ये प्लेन मिरर्स हैं, ओके। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो के कहां जा रही है, ये पूरी की पूरी किस पे पड़ रही है, ये बड़ा सा पैराबोलिक मिरर है भाई, ठीक है जी। तो ये प्लेन मिरर्स हैं, वो बड़ा सा पैराबोलिक क्या है, मिरर है। और यहां से फिर पैराबोलिक मिरर से इसने रिफ्लेक्ट हो के कहां आ जाना है, ये यहां पर फिर जहां पे भी इस चीज का क्या होना होगा, यूज होना होगा, राइट जी। तो ये है जी कंसेप्ट ऑफ सोलर फर्नेस। सोलर कुकर भी इसी पे बेस्ड है, ये थोड़ा ज्यादा हाई लेवल पे बना लिया, तो इसको क्या कह देते हैं, सोलर फर्नेस कह देते हैं। तो ये हो गए आपके सोलर फर्नेस रिलेटेड जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन शायद आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, 10 सेंटीमीटर, कहां से, कन्वेक्स मिरर से। यू कितना, -10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है। फोकल लेंथ बेटा 15, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये कन्वेक्स है ना, इसकी फोकल लेंथ क्या लेनी है हमने, प्लस ही लेनी है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहां से 1/v किसके इक्वल हो गया बेटा, 1/f माइनस 1/u। यहां से बेटा 1/v इज इक्वल टू 1/f। f की जगह पे क्या आ जाएगा, 15 आएगा, माइनस 1/u, u की जगह कितना आएगा, -10। ये प्लस ही हो जाना भाई। तो इट विल बी 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। इट विल बी एलसीएम 15 इंटू, चलो अभी 10 ही ले लेते हैं, 10 प्लस 15, बाकी जैसे मर्जी लो, ये हो जाएगा 25, नीचे आ जाएगा बेटा 15 इंटू 10, 5 5 क्या 5 3 जा, ओके। ये बन रहा है 5 1 जा 5 2 जा। तो ये कितना बन जाएगा जी, 1/6। v कितना आ गया बेटा, +6। तो जाहिर सी बात है कन्वेक्स था, v तो पॉजिटिव ही आना था बेटा, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो v आ गया +6। फाइंड पोजीशन एंड नेचर। नेचर तो बेटा कन्वेक्स है, तो वही पता लग गया था। इमेज कैसी बननी है, वर्चुअल बननी है, और कैसी बननी है, डिमिनिश्ड बननी है, और कहां बननी है, 6 सेंटीमीटर पर बननी है, ओके जी। तो इट वाज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। एक और आ गया जी, द इमेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन +1। इसका मतलब जो इमेज है दैट इज ऑफ सेम साइड, इमेज इज ऑफ सेम
साइज। मतलब क्या निकला इसका, इमेज इज ऑफ सेम साइज, मैग्निफिकेशन +1 आ जाए तो इमेज सेम साइज की होगी। कंकेव मिरर के केस में जब आप इसको C पे रखोगे तो भी सेम साइज का बनता है, तब भी मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, +1 ही आएगी। ओके, एक और क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है बेटा, बुक के हिसाब से 14 है। तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स। ओके, सबसे पहले क्या चेक करना है भाई, मिरर कौन सा, मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट है तो उसको h1 लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कौन सा था भैया, कन्वेक्स। और u कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। और u बेटा हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। तो h1 5 सेंटीमीटर, u कितना हो गया जी, 20 सेंटीमीटर। ओके, कन्वेक्स मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, r दिया है जी 30, तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15। पॉजिटिव रहेगी बिकॉज इट इज कन्वेक्स। कन्वेक्स की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या रखना है हमने, पॉजिटिव रखना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज। अब देखो कन्वेक्स है तो नेचर तो इसका सीधा क्या हो गया भैया, वर्चुअल है। और इसमें नेचर में खास बात क्या है, कैसा बनना है, इरेक्ट है। और कैसी बननी है, डेमिनिश्ड। ठीक है जी। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज। तो मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने के बाकी हमें दिख ही रहा है बेटा क्या है, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। तो यूजिंग मिरर फार्मूला, फिर वही बात, 1/u + 1/v किसके इक्वल, 1/f के इक्वल। यहां से बेटा 1/v किसके इक्वल करने जा रहे हैं हम, 1/f - 1/u। ओके, 1/v किसके इक्वल, 1/f। f कितना था, 15, तो यहां पे क्या पुट कर दो, 15। u कितना है यहां पर, -20, तो इट विल बी -20 पुट कर दो यार, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, यहां से 15 और 20 का तो एलसीएम खैर दिख ही रहा है, फिर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 4 जा 20, 3 जा 7 कितना आ गया, 60। सो v comes out to be 60 divided by 7। आंसर सब कुछ किसमें दे रखा था बेटा, सेंटीमीटर में। तो यहां पे भी आंसर किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो क्या था जी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, 60 डिवाइडेड बाय 7। बेटा 1/v होता है ना। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना, लास्ट में इसको उल्टा जरूर करना है। 7/60 आंसर नहीं है, इट इज 60/7। तो हमने क्या करना है जी, इसको 60 डिवाइडेड बाय 7, 60 डिवाइडेड बाय 7 किया तो 8.57 आ रहा है आपका। आंसर विल बी 8.57। तो आंसर विल बी 8.57 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा बेटा, सेंटीमीटर्स में आएगा। ओके, अगली बात, साइज निकालने के लिए फिर क्या चाहिए होगा मुझे, मैग्निफिकेशन चाहिए होगी। साइज निकालने के लिए चाहिए मुझे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला बेटा इट इज इक्वल टू -v/u। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ गई जी, माइनस v कितना है, +8.57। u कितना था जी, इट वाज -20। तो 8.57 को माइनस माइनस तो आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो 8.57 को बेटा किससे डिवाइड करना है, 20 से। ये भी कर देते हैं यार, जब है हमारे पास कैलकुलेटर। तो 8.57 डिवाइड बाय क्या कर दिया, 20, तो आएगा 0.4285, 0.4285, 423 कर देंगे हम इसको, 423। तो इट विल बी 0.423। बेटा 1 से कम आ गई मैग्निफिकेशन, 1 से कम ही आनी थी। कन्वेक्स मिरर है, डीमिनिश इमेज बनाता है, तो 1 से तो देखो क्या आनी थी, फिर कम ही आनी थी। ओके, अब इसने ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा था, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ गई बेटा, 0.423। मैग्निफिकेशन मतलब h2/h1 कितना आ गया, 0.423। यहां से h2 किसके इक्वल आ गया, 0.423 into h1, यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या आ गई, 0.423 into h1। h1 कितना था, 5 सेंटीमीटर। इसको भी यहां सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ना क्यों है, इनटू क्या कर रहे हैं हमने, 5, यहां रहेगा 2.142। आंसर विल बी 2.142। तो छोटी हो गई बेटा, 2.142 सेंटीमीटर रह गई बस इमेज। कितनी रह गई, 2.142 सेंटीमीटर ही रह गई है। तो सारी चीजें आ गई बेटा।
पोजीशन ऊपर दिख रही है, कितनी दिखाई दे रही है हमें? इट इज माइनस सॉरी प्लस 1.5 समथिंग आ गई थी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया आपका। पोजीशन कहां पर है? 8.57। तो ये आ गई बेटा पोजीशन। नेचर यहां पे लिख दिया था और एग्जैक्टली इट इज ऑफ 2.142 सेंटीमीटर। ओके जी, तो जल्दी से खत्म करते हैं यार इसको भी, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, बचा कि नहीं? बच रहा है मुझे लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना भैया? 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी कि बेटा h1 कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज का मतलब h1 ही होता है। तो जितने भी क्वेश्चन हुए उससे अब तक तो रट गया होगा चीजों को कैसे करना है। इस प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ओके, u कितना? 27 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कनकेव। u तो चलो हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। बेटा मिरर कौन सा था? कनकेव। कनकेव की फोकल लेंथ कैसे लेनी है? हमने नेगेटिव लेनी है, इसलिए क्या आ गया? -18 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड? फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन तो ऊपर ही बोलती है, साइज और नेचर फाइंड करना है। कनकेव है, फोकल लेंथ खाना है। पड़ा कहां पर है? 27 पर। ठीक है, अब सोचो इसका r कितना आता? -36 आता, 18 का डबल। तो ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है? 18 से तो बाहर है, 36 से अंदर है। तो इसका मतलब ये कहां पे पड़ा हुआ बेटा? बियॉन्ड सॉरी बिटवीन f एंड c पड़ा हुआ है। इसका f 18 पे है, c 36 पे है, ऑब्जेक्ट 27 पे है। तो ये बिटवीन f एंड c पड़ा हुआ है। तो पहले सोच लेते हैं बिटवीन f एंड c होगा तो वैसे इसका साइज बड़ा आना चाहिए। इमेज विल बी मैग्नीफाइड। नेचर के बारे में और कैसी आनी चाहिए? रियल आनी चाहिए। और कैसी आनी चाहिए? इन्वर्टेड। कुछ बातें तो पहले पता ना। तो हमारी मैग्निफिकेशन पहली बात 1 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। इमेज कैसे आएगी? इन्वर्टेड। यानी मैग्निफिकेशन कैसी आएगी? जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि उसी साइड बनी है, रियल इमेज बनेगी, तो इसलिए v भी कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। ये मतलब मेरा पहला ही अंदाजा है, अभी आंसर निकालना नहीं है, ये पहले ही है। अगर कंफर्म करना हो तो कुछ इस टाइप के आंसर आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। जब इतने किए हैं तो इसको भी याद कर देते हैं, सब कुछ तो दे ही रखा है। तो हमने इसको सॉल्व किया, फार्मूला लगाया भाई 1/u + 1/v = 1/f। तो इट इज 1/u + 1/v = 1/f। v निकालना है तो v यहां पर हो गया 1/f - 1/u। इसके बाद क्या कर देंगे जी? वैल्यूज पुट कर देंगे 1/f। f कितना था? -18 माइनस 1/u कितना है जी? -27। ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, इसको जब वैल्यू पुट की तो प्लस हो जाएगा। यहां से बेटा 1/v किसके इक्वल आ गया जी? एलसीएम लिया मैंने, 18 × 27 ही कर देता हूं, चलो इजी रहता है। यहां पे माइनस आएगा, 27 इधर आएगा, प्लस 18 इधर आ जाएगा। 1/v = -27 है भाई। ठीक है, v इज -27 प्लस 18। तो 27 में से 18 नहीं गए तो मेरे ख्याल से बचेगा -9। ठीक है, 27 में से 18 गए, 17 में से 8 गए तो कितना हो गया? 9 बच गया, तो -9 हो गया। नीचे क्या था बेटा? 18 × 27। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो 1/v ये जा रहा है जी, 3 3 जा 3 6 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो यहां से 1/v = कितना आ गया? माइनस तो आ ही रहा है, 1/, यहां से मेरे ख्याल से क्या बचा? 2। यहां पे क्या बच रहा है? 27। तो इट विल बी 54। v कितना आ गया? -54। ओके, अगर मैंने जजमेंट की थी तो बिटवीन f एंड c था, तो बियॉन्ड c बननी चाहिए थी। r 36 है तो 36 से बड़ी होनी चाहिए थी, तो 54 आ रहा है, तो मे बी सही होगा। बाकी कैलकुलेशन करके देख लेना अपना। तो आंसर इज -54 सेंटीमीटर। अब आती है बेटा इसकी साइज वगैरह की, तो इसके लिए मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा। मैग्निफिकेशन होती है -v/u। तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ गई जी? -v/u। v है जी -54, u है जी, u कितना है? u था -27, ये 54 आ रहा है। u हमें कितना दे रखा? -27, माइनस से खैर ये माइनस तो प्लस हो गया। मेरे ख्याल से तो 27 × 2 करोगे तो 54 आएगा, तो -2 आ रहा है जी। मैग्निफिकेशन पूरी कितनी आ गई? -2। तो मेरी मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में तो 1 से ज्यादा होनी चाहिए थी,
ऊपर से कैसी होनी चाहिए थी, नेगेटिव होनी चाहिए, तो सब चीजें सही ही आ रही हैं। तो बेटा मैग्निफिकेशन 2 आ गई। तो ये H1 था अगर 7 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन 2 मतलब 2 टाइम्स बन गई। तो H1 अगर 7 था तो H2 कितना आ जाएगा, इट विल बी 14 सेंटीमीटर। H2 विल बी 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम आंसर चेक करते हैं बेटा, तो आंसर में मेरे पास सबसे पहले क्या आया, V कहां बनेगी इमेज, -54 सेंटीमीटर पे बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, और साइज भी निकाल दिया कितनी बनेगी, 14 सेंटीमीटर। इट विल बी ऑफ 14 सेंटीमीटर। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया। देखते हैं आगे कुछ बचा है कि नहीं बचा, लगता नहीं है कि कुछ बचा है। थैंक्स आ गया। तो भी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। क्वेश्चंस कवर अप करो, ये भी एनसीईआरटी वाले कवर अप किए हैं हमने। इसके बाद अभी रिफ्लेक्शन भी रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच भाई। तो चैनल को बेटा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप आपको आती रहेंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और उसके बाद बेल आइकन पे भी बटन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ओके जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस के साथ। थ्योरी वोरी अपने आप करते रहो, क्वेश्चन मैं करवाता रहूंगा। थैंक यू।